गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू IACS के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एज यूजुअल आई एम हेयर टुडे विथ अ सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस, जिसमें कॉमन एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, स्पेलिंग टेस्ट, ईडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स हैं। ठीक है दोस्तों, और ये सारे उस स्तर के हैं जिसकी आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं, लाइक CGL, CHSL, IBPS, SBI, DRDO, मैट और एयरफोर्स और CDS के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इन सारे एग्जामिनेशन के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप आखिरी तक जरूर देखें और ये बहुत ही फायदेमंद आपके लिए है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। फ्रॉम ओवर द लास्ट 5 years आई हैव बीन ट्राइंग माई बेस्ट टू कन्विंस हिम विदाउट सक्सेस। तो दोस्तों, इस सेंटेंस में जो बोल्ड एंड अंडरलाइंड है फ्रॉम ओवर द लास्ट 5 years, इसको देखना है कि इसमें कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है। तो over last 5 years, for the last 5 years, the over last 5 years, no improvement. So friends, let us see whether the underlined and bold part of the sentence has scope for improvement or not. So friends, the last 5 years, ये क्या है? ये पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है दोस्तों? पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, और जब दोस्तों ये पीरियड ऑफ टाइम होता है तो हम लोग क्या करेंगे? फोर लगाया जाता है, ना कि फ्रॉम। दोस्तों, फ्रॉम हम उस समय लगाते हैं जब ये क्या हो, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। क्या होता है दोस्तों? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं। फ्रॉम या सिंस जो होता है दोस्तों, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं फोर किस ऑप्शन में है। तो फोर एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी, फॉर द लास्ट 5 years। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। Now look at question number 2. Gandhi frequently went to the jail during freedom movement, but later on he was confined to the Aga Khan place at Pune. तो went to the jail जो bold and underlined है, इसमें देखना है कि इसको for improvement है या नहीं है। तो go to the jail, gone to the jail, went to jail या no improvement। तो दोस्तों, गो टू द जेल और गॉन टू द जेल ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो ये नहीं होगा यहाँ पे। तो एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे, वेंट टू द जेल होगा या नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट होगा। दोस्तों, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जैसे जेल हो गए, टेम्पल हो गए, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस, ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे अगर इससे रिलेटेड काम के लिए अगर जाते हैं, अगर जेल में जाते हैं तो बंदी बन के जाते हैं, एक कैदी बन के जाते हैं, तो वहाँ पे जेल से पहले कोई डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर उस कैदी बन के या वहाँ पे ड्यूटी करने जाते हैं, इसके अलावा अगर कोई काम करने जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं या कोई और इंसिडेंट इवेंट के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो क्या होगा? वहाँ पे द लगाया जा सकता है। लेकिन गांधी फ्रीक्वेंटली वेंट टू जेल ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट, मतलब ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वो बहुत बार, मतलब फ्रीक्वेंटली जेल गए। ठीक है, यानी कि उनको कैद किया गया था। ठीक है, तो इस केस में हम लोग जेल से पहले डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. Do you know that it was
who it was I who has done this piece of beautiful work. दोस्तों इसमें बोल्ड और अंडरलाइन नहीं दिया, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, who has done। ठीक है दोस्तों, इसको इम्प्रूव करना है, वो ऑप्शन से हमें ऑब्वियसली पता चल जा पा रहा है। तो ऑप्शन क्या है, who am done, who have done, which has done या no improvement। ठीक है दोस्तों, तो who has done वाला जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है that has to be improved if possible, if any possibility। तो let us see whether any possibility is there or not। So friends, I hope you would have done it। Let me see क्या स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है। डू यू नो दैट इट वॉज आई, क्या आप जानते हैं कि वो मैं था, आई। तो हु जो है, हु किसके लिए आया है दोस्तों, ये आई के लिए आया है। हु किसके लिए आया है, आई के लिए आया है। ठीक है, तो हैज जो है वो भी आई के हिसाब से ही लगेगा, यानी कि आई के साथ हैज नहीं लगता है। अगर टेंस चेंज नहीं करते हैं तो क्या लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, हु हैव डन, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। द किंग with the whole of his army were slain। दोस्तों इसमें भी बोल्ड और अंडरलाइन नहीं दिया गया है। वर्ड स्लेन जो है वही बोल्ड और अंडरलाइन पार्ट है, इसी में हमें क्या करना है, देखना है कि इसमें स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। तो दोस्तों जब हम लोग यहाँ पे कंजंक्शन क्या है, विथ लगा हुआ हो या अलोंग विथ लगा हुआ हो, क्या अलोंग विथ या टुगेदर विथ लगा हुआ हो, तो ये जो वर्ब होता है ये विथ या अलोंग विथ या टुगेदर विथ से पहले जो सब्जेक्ट इस्तेमाल किया हुआ होता है उसके हिसाब से होता है। तो द किंग क्या है, सिंगुलर है, और तो यहाँ पे वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, वाज स्लेन। राइट, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। A public safety advertising campaign in Russia hoped to draw attention of pedestrians crossing the road। ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट है दोस्तों। होप टू ड्रॉ में इसको फॉर इम्प्रूवमेंट देखना है या नहीं। क्या होगा इसमें दोस्तों, होप्स टू ड्रॉ, होप्स टू ड्रॉन, होप्ड टू ड्रॉ या नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों ये पब्लिक सेफ्टी एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगा दोस्तों, सिंगुलर होगा, यहाँ पे हो जाएगा होप्स। ठीक है, और इन्फिनिटिव के बाद हमेशा V1 होता है, टू के बाद V1 होता है, तो होप्स टू ड्रॉ V1 होगा, ना कि ड्रॉन होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। Friends, if you have any sort of doubt or if you think this is not the right option, option may be something else, then do put your comment in the comment box so that I can respond you with a proper detail to rectify your doubts. So friend, don't forget to put the comment in the comment section. Now look at question number 6.
This question is from Common Error. Rohan was leading a happy and leisurely life after his retirement from service. दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ पे है। रोहन वॉज लीडिंग अ हैप्पी एंड लीजरली लाइफ, इतना में पहले देख लेते हैं, आगे उसमें बाद देखेंगे। देखिए दोस्तों, रोहन वॉज लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, अ हैप्पी है यहाँ पे, उसके बाद एंड लिखा हुआ। दोस्तों एंड से पहले क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो एंड के बाद भी एडजेक्टिव होना चाहिए। लीजरली एडजेक्टिव है दोस्तों, ly लगा है, इसका मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि ये क्या है, एडवर्ब है। ये एडवर्ब नहीं है दोस्तों, ये ly लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव ही है। और शायद यही सोचकर ये क्वेश्चन फ्रेम भी किया गया है कि स्टूडेंट ly देख के कहेंगे कि हे एंड से पहले एडजेक्टिव है तो एंड से बाद एडवर्ब नहीं होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। लेकिन याद रहे दोस्तों, ये क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे कावर्डली, लिजरली, ये सारे मैंने कुछ पुराने आप अगर वीडियोस देखते हैं तो उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, सर्विस से रिटायरमेंट होता है, सर्विस से दूर जाते हैं तो फ्रॉम लगा हुआ है यहाँ पे दोस्तों, तो ये भी प्रीपोजिशन सही है। ठीक है, तो आई होप कि इसमें कोई गलती नहीं है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। Now look at question number 7. It is true that the poor is unable to get nourishing food even today. दोस्तों होप आपने इसमें बड़ा आसानी से निकाल लिया होगा। इट इज़ ट्रू दैट दी पुअर इज अनेबल टू गेट नरिशिंग फूड इवन टुडे में प्रॉब्लम कहाँ है। देखिए दोस्तों, द पुअर, यहाँ द पुअर यानी कि ये पुअर क्या है, एडजेक्टिव है। उसके पहले अगर द लगा दिया गया यानी कि ये दोनों जब मिल गया, क्या द और पुअर, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया प्लूरल नाउन। क्या हो गया, प्लूरल नाउन। और जब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इट इज ट्रू दैट द पुअर आर अनेबल टू गेट नरिशिंग फूड इवन टुडे, राइट। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, जहां पे इज को हम आर से रिप्लेस करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8. A panel of experts have been invited to discuss the burning problems. तो दोस्तों बहुत ही इजी सवाल है। अगर देखिए दोस्तों क्या हो कि अगर नाउन हो उसके बाद ऑफ हो और उसके बाद नाउन हो और इसके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो ये वर्ब ऑफ के पहले वाले नाउन के हिसाब से होगा, यानी कि ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, ये प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। तो इसमें हम लोग देखते हैं ऑ पैनल है और ऑफ के बाद एक्सपर्ट्स है, यानी कि ये प्लूरल है। तो और वर्ब यहाँ पे हैव है जो कि प्लूरल है। होना कैसे चाहिए था, ऑफ पैनल के हिसाब से होना चाहिए था, क्योंकि सिंगुलर होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट वन, जहां पे हम लोग हैव बीन को हैज बीन से रिप्लेस करेंगे, राइट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. He said that he had scratched his car with purpose and out of sheer jealousy.
दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ पे है। ही सेड दैट ही हैड स्क्रैच्ड हिज कार। अब इसमें देखते हैं दोस्तों ये क्या है, एक इनडायरेक्ट स्पीच में है। ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके बाद ये रिपोर्टेड स्पीच हैड लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। स्क्रैच हिज कार यहाँ तक सही है। विथ पर्पस, विथ पर्पस नहीं होता है दोस्तों, ऑन पर्पस होता है। ठीक है, ऑन पर्पस एक ईडियम से इसका मतलब होता है डेलिबरेटली। ऑन पर्पस का मतलब होता है जानबूझकर, डेलिबरेटली। ठीक है दोस्तों, तो ये डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, बी विल बी द राइट वन, जहां पे हम लोग विद पर्पस को हटा के ऑन पर्पस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय फ्रेंड। आपको पहली नज़र में इसमें कहीं कोई गलती नज़र नहीं आएगी, लेकिन आपको ईडियम्स भी ध्यान में रखने हैं जब आप कॉमन एरर बनाते हैं। वी cannot change or alter the idioms. Now look at question number 10. There are some animals that can live both in water and land without any difficulty. So my dear friends, hope आपने सही सही एरर चूज कर लिया होगा। There are some animals, कुछ ऐसे जानवर होते हैं या हैं, that can live, जो कि रह सकते हैं। that यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते हैं, जानवर के लिए भी लगा सकते हैं दोस्तों that, और which भी लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ which लगेगा वहाँ that भी लग सकता है दोस्तों, लेकिन जहाँ जहाँ that लगता है वहाँ हर जगह which नहीं लग सकता है। ये हमारा एडवर्ब का वीडियो देख लेंगे दोस्तों, ठीक है, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन की भी वीडियोस हैं, उनको आप एक बार देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि that can live both in water and land without any difficulty। दोस्तों याद रहे कि पानी में रहते हैं लेकिन जमीन में नहीं, जमीन के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे अगर दोनों के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगाना है तो लगाना ही पड़ेगा। तो वाटर के लिए इन और लैंड के लिए ऑन लगाना होगा। तो क्या होगा, there are some animals that can live both in water and on land without any difficulty. Okay, so answer would be option number B, यहाँ पे हम लोग on लगाएंगे land से पहले। right, now look at question number 11. This question is from idioms and phrases. The question is, the king had been made to eat humble pie. तो बोल्ड एंड अंडरलाइन जो है टू ईट हम्बल पाई, दोस्तों याद रहे ये हम्बल के मतलब अम्बल भी होता है कभी कभी, एच यहाँ पे नहीं भी रह सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गलती है, ये हम्बल पाई भी होता है और अम्बल पाई भी होता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। ठीक है, तो ये हम्बल पाई भी हो सकता है और अम्बल पाई भी हो सकता है। तो ऑप्शंस आर टू ईट स्लोली, टू हैव एन एक्सलेंट डिश, टू ईट अ गुड पाई और टू अपोलोजाइज। तो दोस्तों टू ईट अ हम्बल पाई का मतलब क्या होता है, टू फेस ह्यूमिलिएशन एंड सब्सिक्वेंटली अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक। ठीक है दोस्तों, तो टू ईट अ हम्बल पाई का मतलब होता है टू फेस ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती बर्दाश्त करते हैं, और एंड सब्सिक्वेंटली
एंड सब्सिक्वेंटली अपोलोजाइज करते हैं, अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, जो गलती की है गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऑप्शंस में एकदम हेयर एंड डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बड़ा इजी है, इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में इजी है कि टू ईट स्लोली, टू हैव एन एक्सेलेंट डिश, टू ईट अ गुड पाई, ईडियम्स में इतना सिंपल होता नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट वन, एकदम सिंपली आप इसे जा सकते हैं। बट कभी कभी बड़े ही एकदम थोड़ा सा डिफरेंस होता है ऑप्शंस में, तो हमें बड़ी बारीकी से इनका अध्ययन करना चाहिए। और खास करके वो लोग जो CGL Tier 2 का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा संभल के चलना पड़ेगा इसमें, एज इफ दे आर वॉकिंग ऑन द एग शेल। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12. He was given options choice by the employer. Options choice का मतलब क्या होता है दोस्तों? Excellent choice, no real choice at all, choice to live or die, first choice. अब दोस्तों देखते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑप्शंस में देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अगर हम इसको सावधानी से, अगर इसका मीनिंग देखें ऑप्शंस चॉइस, तो ऑप्शंस चॉइस का मतलब होता है ऐसा चॉइस जो अवेलेबल है उसी को एक्सेप्ट कीजिए, वरना वो भी नहीं मिलेगा, यानी कि रियली देयर इज नो चॉइस एट ऑल। जैसे कहते हैं ना, मम्मा कहती है बेटा खाना है तो यही खाओ, नहीं तो भूखे रहो। ठीक है, जो बना है वही खाओ, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है भूखे रहना, यानी कि रियली देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर, ऑप्शंस चॉइस का मतलब होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13. द वॉच डॉग वर asleep when the bulls ran riot. तो द बुल्स रैन राइट का मीनिंग क्या है दोस्तों? बिहेव्ड क्लेवरली, एक्टेड विदाउट स्ट्रेंथ, wandered aimlessly, या had the best of time. तो दोस्तों रैन राइट का मतलब, यानी कि द बुल्स रैन राइट का मतलब है कि बिना किसी बाधा के काम करना या एक्ट करना या एक्शन करना। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? बुल्स रैन राइट, यानी इट्स ऑलवेज टेक्स अ नेगेटिव मीनिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी अब सेंटेंस भी बना हुआ है, तो सेंटेंस में देखिए द वॉच डॉग्स वर अस्लीप। वॉच डॉग्स मतलब जो निगरानी करने वाले लोग या जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो सो रहे थे या सोए हुए थे जब क्या हुआ, ये घटना घटी, या फिर कुछ लोग जो है वो क्या किए, बेधड़क अपना एक्शन किए। ठीक है, जो कि इलीगल एक्शन, जो कि नेगेटिव मीनिंग लेके आता है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14. Don't worry about the silly raw. It was just a storm in a teacup. Options are important matter dealt with ease, hot tea being served, commotion over a trivial matter, confusion and chaos. Again you have a very close meaning का options. तो दोस्तों बड़े ध्यान से, जब तक आपको मीनिंग नहीं आती हो और समझ में नहीं आ रहा हो तो आगे बिना टच किए छोड़ के चले जाएं, अदरवाइज अगर जानते हो तभी ऑप्शन क्लिक करें। तो दोस्तों स्टॉर्म इन टी कप का मतलब हो गया कि अगर आप लिटरल मीनिंग भी देखते हैं कि चाय के कप में आंधी आई है, यानी कि क्या है, कुछ छोटी सी बात पर बहुत बड़ा बवंडर बना मचा हुआ, यानी कि कमोशन माने क्या होता है, बहुत ज्यादा कोलाहल,
ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ। तुच्छ मुद्दे पर बहुत बड़ा कमोशन यानी कि कोलाहल हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स है दोस्तों, पेरेनियल, पेरोडिकल, पैलेसियल, पंक्चुअल। तो देखते हैं दोस्तों इसमें ऑप्शंस के राइट स्पेलिंग क्या है। पेरेनियल दोस्तों, पेरेनियल का ऑप्शन सही है, PRENNIAL, पेरेनियल सही है दोस्तों। ये यहाँ पे गलत टिक लगा हुआ है, पेरेनियल इज द राइट वन। ठीक है दोस्तों, ये गलत है, इसको आप निगेट करें। तो पेरेनियल सही है। पेरेनियल का मतलब क्या होता है? परमानेंट, जो हमेशा होता हो, परमानेंट हो। ठीक है, पेरेनियल हर साल होने वाला, हमेशा होने वाला, स्थिर रहने वाला, कांस्टेंट। पेरेनियल का मतलब आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं, जो हमेशा हो, परमानेंट हो, कांस्टेंट हो। पेरियोडिकल नहीं होता है, पीरियोडिकल होता है। तो PERIODICL, पीरियोडिकल मतलब हर एक पीरियड के बाद, मतलब एक किस खास इंटरवल के बाद हो। ठीक है, पैलेसियल होता है दोस्तों, PALATIAL, पैलेसियल, पैलेस की तरह, पैलेसियल महल की तरह, पैलेसियल। और पंक्चुअल होता है PUNCTUL, पंक्चुअल, जो कि क्या होते हैं? एकदम सही समय पर कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पंक्चुअल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे एरो गलत पे निशाना लगाए हुए है, ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, पेरेनियल। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मोर देन नीडेड और वांटेड, मतलब जितना चाहिए या जितना इच्छा करते हैं उससे ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? abundant, adequate, sufficient, superfluous। दोस्तों इसमें चारों ऑप्शंस जो है लग रहा है कि सबका मतलब ज्यादा ही होता है, तो अगर आप बारीकी से अगर इतना अध्ययन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं फंसने का चांस इसमें आपका बनता ही बनता है। दोस्तों when more than needed or wanted it is called abundant, जो जरूरत से ज्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? abundant कहते हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, जहां की एडिक्वेट मतलब ना ही कम और ना ही ज्यादा, सफिशिएंट कम नहीं है जिससे काम चल जाए, सफिशिएंट, सुपरफ्लुअस मतलब जरूरत से ज्यादा, मतलब अतिशयोक्ति होती है, जैसे सुपरफ्लुअस वर्ड यूज किया जाता है, तो एक ही चीज को बार बार रिपीट करना सुपरफ्लुअस होता है दोस्तों। तो तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, abundant। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। A person who opposes war or use of military forces. Options are fascist, pacifist, narcissist या fatalist। दोस्तों फासिस्ट का मतलब होता है तानाशाह, तानाशाही कह दीजिए, यानी कि जिसको आप डिक्टेटर कहते हैं, डिक्टेटर। ठीक है, पैसिस्ट, पैसिस्ट जो कि पेसिफाई करते हैं यानी कि शांति चाहते हैं, जो शांतिवादी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? जो शांतिवादी होते हैं दोस्तों, शांति चाहते हैं, उन्हें शांतिवादी कहते हैं, पैसिस्ट। जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनको लगता है कि हमारे अलावा कहीं और कहीं दुनिया नहीं है, जो क्या होते हैं? बहुत ही सेल्फिश होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, चाहते हैं, वो सोचते हैं कि देखो, दे थिंक द होल वर्ल्ड इज अराउंड देम, उनके आस पड़ोस में ही जो पूरी जिंदगी है, पूरी दुनिया है। फेटलिस्ट जो होते हैं वो भाग्यवादी होते हैं दोस्तों, जो भाग्य पर भरोसा करते हैं, भाग्यवादी होते हैं। ठीक है, जो भाग्य पर भरोसा करते हैं।
हमेशा भाग्य भाग कहते हैं, भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों को फैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए द पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस क्या होगा, शांतिवादी होंगे यानी कि पैसिस्ट होंगे। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सिनोनिम्स, मतलब सिमिलर मीनिंग वर्ड होते चाहिए। इमुलेट, इसका ऑप्शन है इको, मिमिक, इमिटेट या सिमुलेट। दोस्तों इमुलेट का मतलब होता है नकल करते हैं किसी का, या किसी का बराबरी करने का प्रयास करते हैं, अपनी चाल ढाल, बोल चाल, रहन सहन, कपड़ा वगैरह पहन के भी नकल करने यानी कि कॉपी करने का प्रयास करते हैं और उसकी बराबरी करना चाहते हैं, उसी की तरह दिखना चाहते हैं, उसी की तरह रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इमुलेट करना। ठीक है दोस्तों, तो इको मतलब होता है साउंड जो कि टकरा के वापस आता है, इको कहलाता है। मिमिक मतलब कि दूसरे का आप नकलची करते हैं, नकल उतारते हैं। जबकि इमिटेट का मतलब होता है एकदम बराबरी करना, नकल करना, ये भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, इसलिए कि चौथा जो ऑप्शन है सिमुलेट है। सिमुलेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिमुलेट का होता है कि जो ओरिजिनल एटमॉस्फेयर होता है उसी तरीके से कंप्यूटर वगैरह की व्यवस्था करके वैसा ही एम्बियंस तैयार करना, उसको क्या कहते हैं, सिमुलेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये हमेशा क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स में ऐसे किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है, तो दोस्तों सीधे हवा में उड़ा के उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, उनको ऐसे गैजेट्स पे बिठाया जाता है जिससे उनको लगे कि वो क्या कर रहे हैं, हवा में हवाई जहाज चला रहे हैं। एकदम सिमुलेटेड एटमॉस्फेयर होता है, उनको एकदम हूबहू लगता है कि वो हवाई जहाज हवा में उड़ा रहे हैं, तो उसको कहते हैं सिमुलेट करना, सिमुलेशन करना। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। अगेन सिनोनिम्स, poignant, ऑप्शंस आर showy, sad, silly, snobbish। दोस्तों पॉइग्नेंट का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, अगर आप ऊंचा ख्वाब देखते हैं तो पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा गहन अध्ययन करने की जरूरत है। पॉइग्नेंट का मतलब होता है कॉजिंग सैडनेस और पीटी। मतलब क्या है, आप इमोशनली मतलब दया हो आपको हो जाता है, एकदम इम्पैथाइज करने लगते हैं कि अरे यार बड़ा मुश्किल, वो कैसे रह रहा होगा, क्या कर रहा हो, इम्पैथी हो जाती है आपको, मतलब दुखी हो जाते हैं, मार्मिक हो जाते हैं आप। तो जो पॉइग्नेंट का मतलब होता है मार्मिक, हिंदी में आप कहें तो बेहतर होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, से मिलता जुलता क्या है। शोवी मतलब जो दिखावा करने वाला हो गया, सैड, सैडनेस उसमें लिखा हुआ है तो सैड हो सकता है दोस्तों, जबकि अगर इससे बेहतर ऑप्शन नहीं हो तो आंसर बी विल बी द राइट वन। बट लेट अस सी द अदर ऑप्शन। सिली, सिली का मतलब होता है दोस्तों स्टूपिड, इडियोटिक, एकदम तुच्छ। ठीक है दोस्तों, तो सिली नहीं होगा। स्नॉबिश का मतलब होता है दोस्तों जो एकदम पूरा हमेशा क्या हो, घमंड में रहता हो, घमंड भरा हो, एकदम दम्भ भरा हुआ लोग होते हैं, उसको स्नॉबिश कहते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, बिकॉज इसके नियर बाय कोई भी मीनिंग नहीं है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। सबजुगेट। तो दोस्तों सबजुगेट के ऑप्शन है कैपिचुलेट, कॉन्कर, स्ट्राइक या कंफ्यूज। दोस्तों सबजुगेट का मतलब क्या होता है, सबजुगेट का मतलब होता है दोस्तों अपने अधीन कर लेते हैं किसी चीज को, अपने अधीन कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने नीचे अपने सबऑर्डिनेट बना के रखते हैं, तो उसको कहते हैं सबजुगेट, या कि उसको एंस्लेव कर लेते हैं, उसको दास बना लेते हैं, सबजुगेट कहलाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं ऐसा कुछ है कि नहीं। कैपिचुलेट का मतलब होता है दोस्तों सरेंडर कर जाना, हार स्वीकार कर लेना, तो वहां पे हराना हो गया, यहाँ पे हार स्वीकार करना हो गया, तो ये नहीं होगा। कॉन्कर का मतलब होता है कि हराना,
तो सबजुगेट का मतलब मिलता जुलता है थोड़ा सा कॉन्कर। आगे देखते हैं और भी कुछ है कि नहीं है। स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब आपने अभी हाल फिलहाल देखा होगा एयर स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है निशाना लगाते हैं, आप जाते हैं वहां पे। कंफ्यूज मतलब कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आप डिसीजन लेने की सिचुएशन में नहीं है, तो उसको कहते हैं कंफ्यूजन। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन बचा यहाँ पे, कॉन्कर। बड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, कैपिचुलेट का मतलब होता है हार स्वीकार करना और कॉन्कर का मतलब हराना। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। तो दोस्तों होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। क्वेश्चंस are moderate, not very tough, but probability is there to be asked in the examinations. Whatever examinations we are going to write, ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो दोस्तों आप इसे मिस ना करें, और यदि अगर आपको कभी टाइम मिले तो इसको रिवाइज भी कर लें दोस्तों, बिकॉज आप हमेशा किताब लेके कॉपी लेके साथ में नहीं चलते हैं, लेकिन मोबाइल आपके हाथ में रहता ही रहता है दोस्तों। तो अगर आप रहे से 20, 25, 30 मिनट का वीडियो होता है मैक्सिमम, तो एक बार इसको रिवाइज भी कर ले यदि आप, तो एकदम आपको जो भी थोड़ा समय जो होता है बहुत कीमती है, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा जुक्ति लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी जगह जहाँ पे इंटरनेट चल रहा हो दोस्तों, आप तुरंत इसका रिवीजन कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट एंड होप यू गाइज आर डूइंग गुड प्रिपरेशंस, कीपिंग योर एम इंटैक्ट कि हाँ भैया मुझे करना ही क्या है। आप अपना निशाना बहुत जगह है, एक बार में मत लगाइए, जो करना है उसी पर कीजिए और लगे रहिए दोस्तों। ठीक है, जिस एग्जामिनेशन का सिलेबस ऑलमोस्ट मिलता जुलता हो उन्हीं सारे एग्जामिनेशन को रखिए, ऐसा नहीं कि मतलब साफ विपरीत दिशा में जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, कीप वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज share this video with your friends. Thanks a lot.